हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोने। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसे हम शॉर्टकट में पीडीसी भी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नाम से ही क्लियर है कि फुल्ली प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, क्योंकि ये पर्ट में ये यूज होता है जो कर्व है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो कर्व है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये किसके बीच में बनता है। तो ये देखिए, ये दो चीजों के बीच में बनता है। वाई एक्सिस पे क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जिसे हम एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं, और जो एक्स एक्सिस है उस पर मैंने लिखा है टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो इसमें एक ऐसा कर्व बना रखा है हमने ए बी और सी, जो कि एक स्टैंडर्ड कर्व होता है, और जो उसका एरिया है वो यूनिटी होता है, यूनिटी इन द सेंस वन। अच्छा, अब इस कर्व से हम स्टैंडर्ड टाइम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, और प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के फॉर्म में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है। तो सबसे पहले जो इसका जो नाम है, इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी पीडीसी के अलावा इसे हम एफडीसी भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अच्छा, अब जो इस कर्व की जो हाइट होती है, जैसा कि मैंने बताया, स्टैंडर्डाइज्ड होती है इन सच अ वे दैट कि एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी। इस कर्व के अंडर जो एरिया है वो क्या है, यूनिटी। अब इस कर्व में आप हर एक पॉइंट पे क्या कर सकते हो, ऑर्डिनेट लेके देख सकते हो। तो जो भी जैसे मैंने एक पॉइंट मार्क कर रखा है, इस पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूं सपोज डी। अब डी पॉइंट पे इसे हम कहेंगे एक्स ऑफ टी, और इसे हम कहेंगे डी एक्स। तो ये जो ऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट क्यों निकाला मैंने, द ऑर्डिनेट ऑफ दिस कर्व करस्पॉन्डिंग टू एनी एबेसिसा डिनोट्स गिव द probability of completion of activity in given time, but instant represent a function referred as probability distribution function। मतलब आप इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है, सिविल इंजीनियरिंग में आप बोल रहे हो कि मैथमेटिकल टर्म थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करिए तो बिल्कुल समझ में आएगा। मतलब ये कर्व ये कहना चाह रहा है कि आप जरूरी नहीं है सिर्फ यही ऑर्डिनेट लो, इनफाइनाइट ऑर्डिनेट आप ले सकते हो, ठीक है, किसी भी एबेसिसा पे। तो ये क्या चीज को डिनोट कर रही है, ये प्रोबेबिलिटी बता रही है आपको किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में इन गिवन टाइम। जैसे कोई भी टास्क है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम में आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है। तो आपको ये बता देगी कि टाइमिंग बता देगी, ठीक है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है, 10%, 20%, 50%, 60%, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी। और अगर हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी तो हमें कुछ हद तक उसका टाइम पता चल जाएगा। तो एक्टिविटी इन गिवन टाइम बट इंस्टेंट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन रिफर्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो हम उस फंक्शन को, मतलब आप खुद सोचिए, जैसे मुझे एक रॉकेट लॉन्च करना है। अब रॉकेट लॉन्च करना है तो अब मुझे उसका टाइम पता करना है कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो अनसर्टेन प्रोजेक्ट है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है इसके अंदर। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कुछ हद तक कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जो ये बता दे कि ये इस टास्क को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगेगा, तो यही चीज है, ये फंक्शन वही काम करता है जिसे हम पीडीसी या एफडीसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कह सकते हैं। बस उसका फंक्शन लाना है, और वो अगर हम फंक्शन लेकर आ गए जो कि इस कर्व से मिलेगा। अब इस कर्व से ये सबसे पहले देखिए, अब इस कर्व के बारे में मैं आपको बता दूं। कर्व तो किसके बीच में बनेगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे क्या चीजें आती है, वाई एक्सिस पे क्या आती है, तो अब बता देना। वाई पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, एक्स पे टाइम ऑफ कंप्लीशन था, कर्व मैंने बना ही दिया है, पूरा स्टैंडर्ड कर्व है, एरिया अंडर यूनिटी है। चलो, इसका अगर हम एरिया निकाले तो यह कर्व की प्रॉपर्टी है जो मैंने लिखी है, ये कर्व की प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी में देखिए, एरिया ए बी सी क्या है, माइनस लिमिट क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इस पूरे का जो एरिया है वो अंडर यूनिटी कंसिडर करा है 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एरिया इन गिवन टाइम कि क्या है, प्रोबेबिलिटी कंप्लीशन ऑफ एरिया की दिए हुए समय में। मतलब हमें तो प्रोबेबिलिटी डिसाइड करना है कि अगर हम एक रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं या कोई भी आर एन डी का जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप इस पॉइंट पे निकालनी, डी पॉइंट पे या ई पॉइंट पे या एफ पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो आप लोग, एरिया ले लो, एरिया एडी डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ले लो, एरिया ए बी सी, एरिया एडी अपॉन एरिया ए बी सी, यहां से हम निकाल सकते हैं। अच्छा अब इसके बाद यहां पर मैंने ये जो लिख रखा है कि ये जो पीटी है ये, ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी इन गिवन टाइम, कि जो दिया हुआ समय है उसमें उस एक्टिविटी की कंप्लीट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड में बोले तो ये जो पीटी है ये अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है, ये एरिया है इस कर्व में एडी का। अब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, अब इसकी वैरायटी बताता हूं मैं आपको कि क्या वैरायटी हो सकती है इसकी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जैसा कि हमने बनाया है, ये जो बना रखा हमने, अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिक मोड में बना रखा हमने, ठीक है, मतलब जितना पार्ट सिमेट्रिक, मतलब जितना पार्ट राइट साइड है उतना ही पार्ट अगर लेफ्ट साइड है, बिल्कुल अगर आपने इसको सिमेट्रिक मोड में बना रखा है, ये देखिए ये जैसा कि मैं बना रहा हूं, ये बिल्कुल सिमेट्रिक मोड में अगर मैंने इसे बनाया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, इसे हम, मैंने बताया था आपको पॉइंट में, इसे हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहते हैं, इसे हम पेसिमिस्टिक टाइम कहते हैं, इसे हम मोस्ट लाइकली टाइम कहते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, टीएल। और मोस्ट लाइकली टाइम ये जो है टाइम, और यहीं पर ही आपका म्यू, म्यू मतलब मैंने आपको बताया था मीन होता है। अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिक मोड में है तो इसे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कह सकते हैं, बिल्कुल अगर ये सिमेट्रिक मोड में है तो। और ये बनेगा किसके बीच में, तो वही एफ एक्स और टाइम के बीच ही बन रहा है। बट सिमेट्रिक मोड में है तो उसे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोला है। और अगर ये सिमेट्रिक मोड में नहीं है, नॉर्मल लगा देना बस, आगे ये इसका नाम हो जाएगा। सिमेट्रिक मतलब जब आप इसको वाई एक्सिस पर कट करो तो ये इस पर फोल्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं, जिसे मैं शॉर्टकट में NPDC लिख रहा हूं आपको समझने के लिए। अब अगर ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो फिर हम लोग क्या है, फिर इसे हम, अब अगर सिमेट्रिक नहीं है तो हो सकता है ये लेफ्ट साइड ज्यादा हो, स्क्यू नेचर का हो जाएगा। ये बस मैं एक रफ डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको थोड़ा सा एक लॉजिक पता चल जाए कि ये अगर ये इस नेचर का नहीं है तो या तो ये फिर इस नेचर का होगा और या तो फिर ये इस नेचर का होगा। इसे हम कहते हैं स्क्यू लेफ्ट और इसे हम कहते हैं स्क्यू राइट। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। ये है स्क्यू लेफ्ट और ये है आपका स्क्यू राइट। तो इसे फिर हम लोग बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहेंगे। अगर इसमें सिमेट्री है तो इसे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कह रहे हैं, और अगर इसमें सिमेट्री नहीं है तो फिर हम इसे गॉस बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कह रहे हैं। कौन सा कर्व कह रहे हैं, अगर मतलब सिमेट्री कर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोल रहे हैं, और अगर इसमें सिमेट्री नहीं है तो उसे हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या मतलब ये जो मैंने जो बताया है स्क्यू लेफ्ट और स्क्यू राइट, इन दोनों का जो नाम है, इसका नाम मैं नीचे लिख देता हूं, इसे हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो पर्ट मेथड जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हर एक्टिविटी जो है में जो तीनों टाइम है वो इसी कर्व पे डिपेंड करते हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब मिनिमम टाइम किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने का, ये मैक्सिमम टाइम, और ये जो टीएल है ये ऑप्टिमम टाइम है, आइडियल टाइम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसका एक और नाम है, इसे हम इसके अलावा गॉसियन कर्व भी कहते हैं। ये पूरे मैथमेटिक्स के वर्ड आ रहे हैं, इसे हम गॉसियन कर्व भी कह सकते हैं। अच्छा अब ये जो कर्व मैंने बनाया है, इन कर्वों के बारे में देखिए कि अब यहाँ तो आपको पता था कि जो टीएल है और जो ये म्यू, म्यू को हमने क्या बोला है, मीन, और ये मोड है। तो इसमें आप ये देखिए कि स्क्यू लेफ्ट और स्क्यू राइट में क्या हो रहा है। पहले तो हम अपने तीन टाइम देख लेते हैं, ये हमारे तीनों टाइम है,
ये हमारा ऑप्टिमिस्टिक, और ये कर्व किनके बीच में बनेंगे, वही एफ ऑफ एक्स और टी के बीच में, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और टाइम के बीच में। तो अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, ये मेरा पेसिमिस्टिक टाइम है, और यहां पर आपने देखा ये मेरा कौन सा हो गया, क्योंकि ये चूंकि लेफ्ट साइड ज्यादा है तो ये मेरा मोस्ट लाइकली टाइम है, जिसे टीएल या टीएम बोल सकता हूं मैं। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर भी अगर मैं वही चीज बनाऊं तो ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, ये मेरा पेसिमिस्टिक टाइम है, और ये मेरा जो है मोस्ट लाइकली टाइम है। तो यहां पर आपको कुछ चीज देखने को मिलेगी, ये देखिए ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली तीनों बना दिए। यहां पर जो आपका मीन है वो यहां कहीं होगा, क्योंकि ये स्क्यू लेफ्ट साइड है, तो ये देखिए ये इसका मीन है। यहां पर मीन की जो वैल्यू है वो क्या है, ये जो टीएल है मोड से ज्यादा है, देखिए। और यहां पर उल्टा हो रहा है, ये देखिए ये है इसका मीन म्यू, तो यहां पर जो म्यू की जो वैल्यू है वो टीएल से क्या है, कम है। मतलब यहाँ पे मीन ज्यादा है टीएल से, टीएल मतलब मोड, और यहाँ पे मीन क्या है, कम है इन दोनों कर्व में, जिसे हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या गॉसियन कर्व जिसे हम कह रहे हैं। तो ये चीज क्लियर। अब मैं इसके आगे की जो चीजें बताने जा रहा हूं कि ये कर्व तब हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो गए। अब इन तीनों टाइमों से हमें पर्टिकुलर एक फॉर्मूला निकल कर आता है, और वो जो फॉर्मूला है उससे हम किसी भी प्रोबेबिलिटी एक्टिविटी को कंप्लीट होने का एक एक्सपेक्टेड टाइम बता सकते हैं कि ये इतने टाइम में कंप्लीट हो सकती है। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अब कुछ आगे की और चीजें हम समझते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यहाँ पर मैंने फिर से बना रखा है एफ ऑफ एक्स, और ये किसके बीच में है, टाइम के बीच में, वही सेम जो यहाँ बना हुआ है बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो कर्व है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही है, जैसे हम पीडीसी या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कह रहे हैं। यहाँ पर क्या है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट है, सबसे पहले तो ये समझिए, ये जो है इसे हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहेंगे, इसे हम आपका वही पेसिमिस्टिक टाइम, और ये जो बीच वाला जो है जिसे हम क्या कह रहे हैं, टीएल कह रहे हैं, मोस्ट लाइकली टाइम, इसे हम टीएल कह रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये टीएल। अब होता क्या है कि इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मतलब 68% ऑफ द वैल्यूज, मतलब आप ये समझो कि अब इससे कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, किसी भी एक्टिविटी के कंप्लीट होने की कैसे प्रोबेबिलिटी पता करेंगे, वो तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो ये जो पीडीसी का जो कर्व मैंने बना रखा है, इस कर्व में आप देखिए ये वाला जो रेंज है, ये तो म्यू सेंटर वाला पॉइंट हो गया जिसे हम टीएल बोल रहे हैं। तो ये जो इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है कहां से कहां तक, ये देखिए इधर म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा, मतलब यहां पर ऐसा बोला गया है कि 68%, मतलब कि इस कर्व के अंदर लगभग 68% जो वैल्यू है वो लाई करेगी इन द प्लस माइनस सिग्मा फ्रॉम द मीन। ये आपका मीन है, तो मीन से या तो प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा, ठीक है। फ्रॉम द मीन, दैट इज एरिया ऑफ दिस कर्व इज 68% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कर्व इन बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा। मतलब सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट में समझिए कि जो 68%, 68% जो वैल्यू है वो इस रेंज में लाई करेगी, म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा, और म्यू आपका मीन होता है। तो मीन में से स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या करो, या तो माइनस कर दो या क्या कर दो, प्लस कर दो। म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। अब इसके बाद अब ये यहां से यहां तक देखिए, ये जो है म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा, अब यहां पर मतलब इस पूरे पोर्शन में, इस पूरे पोर्शन में ये पूरा यहां से लेकर यहां तक जो मैं अगर बनाने की कोशिश करूं तो ये कैसे, ये कुछ ऐसा बनाता हूं मैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। यहां पर ये जो पोर्शन है 95% वैल्यू लाई करेगी, मतलब 95% वैल्यू क्या है ये, तो 95% वैल्यू लाइज इन द रेंज ऑफ प्लस माइनस 2 सिग्मा
फ्रॉम द मीन। ये देखिए मीन से या तो +2 सिग्मा या मीन से -2 सिग्मा, दैट इज एरिया ऑफ दिस कर्व इज 95% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कर्व बिटवीन म्यू -2 सिग्मा से म्यू +2 सिग्मा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे यहां पर कि कोई भी चीज मतलब 95% वैल्यू इस रेंज में लाई करेगी प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। और सबसे ज्यादा अब ये देखिए ए से लेकर सी तक थोड़ा सा वो हो जाएगा, पूरा ये जो एरिया है +-3 सिग्मा, मीन से या तो +3 सिग्मा या -3 सिग्मा, तो जो इसकी रेंज है वो कितनी हो गई, म्यू +3 सिग्मा और म्यू -3 सिग्मा। तो इसके बीच में कितनी वैल्यू लाई करेगी, तो इसके बीच में जो वैल्यू लाई करेगी, मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं। ये देखिए ये जो पूरी वैल्यू है ए से लेकर सी के बीच में जो लाई करने वाली है वो कितनी वैल्यू रहेगी, वो रहेगी 99.7%। तो मैं इसको यू भी लिख सकता हूं, जो इसका जो एरिया है बीच वाले का वो था, यहां लिख के बता देता हूं 0.68 लिख सकता हूं, इसका 0.95 और जो तीसरा वाला है वो कितना है 0.997। ठीक है, तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि मैंने आपको बता दी है 68% प्रोबेबिलिटी, 95% रेंज बता दी, और सबसे ज्यादा यहां से यहां तक टीपी पेसिमिस्टिक टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो हम इसको ये बोल सकते हैं, यहां से देखिए अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो अनसर्टेनिटी, जिसे हम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी पी माइनस टी जीरो, यही होता है। तो यहाँ पर जो टीपी की जो वैल्यू है वो कितनी है, म्यू +3 सिग्मा है, म्यू +3 सिग्मा, और जो टी जीरो की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये है आपकी म्यू -3 सिग्मा, बोल सकता हूं इज इक्वल टू क्या है, ये टीपी माइनस टी जीरो, वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे तो म्यू +3 सिग्मा माइनस म्यू +3 सिग्मा इज इक्वल टू टीपी माइनस टी जीरो, और ये म्यू से म्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3 सिग्मा और 3 सिग्मा हो गया आपका 6 सिग्मा इज इक्वल टू टीपी माइनस टी जीरो। अच्छा, तो सिग्मा की ये देखिए 6 को नीचे ले जाइए, तो यहां पर ये फॉर्मूला निकल कर आया है जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है, टीपी माइनस टी जीरो डिवाइडेड बाय 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीपी माइनस टी जीरो बाय 6। और यहां से हमें एक चीज और पता चल रही है कि जो सिग्मा है, यहां लिख देता हूं मैं, जो सिग्मा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टीपी माइनस टी जीरो के, और टीपी माइनस जो टी जीरो जो होता है जिसे हम अनसर्टेनिटी या डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो यहां से ये एक तरीके का डेरिवेशन भी था कि ये फॉर्मूला कहां से आता है स्टैंडर्ड डिविएशन का, तो वो इस ग्राफ से आता है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि इन बर्ड ईच एक्टिविटी जो है किसको फॉलो करती है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, क्योंकि बीटा इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज रहती है, बहुत सारी जो है सिमिलरिटीज रहती है कि जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है, ठीक है। अब देखो इसमें यहां पर एक चीज बता दी है कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम में भी जो प्रोबेबिलिटी है कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी इज मिनिमम है। देखो यहां पर भी मिनिमम है, यहां पर भी जो एक्टिविटी को कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है यहां पर भी क्या है, मिनिमम है। सिर्फ एकमात्र एक ऐसा टाइम है, एक ही टाइम है, देखो दिख रहा है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ऑल्सो देयर इज ओनली वन एंड, और एक ही टाइम है जिसमें विच ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी इज मैक्सिमम। यहां पर भी मिनिमम है, मतलब प्रोबेबिलिटी के मतलब किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी वो मिनिमम है, यहां पर भी मिनिमम है, पर यहां पर क्या है, जो टीएल वाला जो पॉइंट है यहां पर वो मैक्सिमम है। तो अनसर्टेनिटी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आप ये चीज समझिए कि यहां से एक फॉर्मूला दिया गया है और उस फॉर्मूले में एक वेटेज फैक्टर दिया गया है। ये देखिए कौन सा है वो फॉर्मूला, मतलब मैंने आपको बताया था कि पर्ट में ये देखिए ये जैसे मैंने बनाया, ये है हर एक्टिविटी के 3 टाइम होते हैं, जैसे सपोज 5, 10 और 15, ये 3 टाइम है। तो 3 टाइमों से हमें एक टाइम फाइंड करना है। तो
तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, मतलब अब ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा पूरे प्रोजेक्ट में, हर एक्टिविटी के 3 टाइम, ऐसी 100 एक्टिविटी हो गई तो बहुत सारे टाइम हो जाएंगे। इन तीनों को अगर एक ही स्टेज में क्लब करना है तो इसके लिए एक एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम या वेटेज टाइम आप बोलते हैं, एक फॉर्मूला दिया गया। देखिए ये जिसे हम टीई बोलते हैं, इससे हम 3 टाइम को एक टाइम में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमने कुछ वेटेज फैक्टर यूज कर रखे हैं, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन जो टाइम है, इसके लिए हमने कुछ वेटेज यूज कर रखे हैं। और कौन से है वो, ये है उसका फॉर्मूला। ये देखिए हमने ले लिया ऑप्टिमिस्टिक टाइम, इस हमने ले लिया पेसिमिस्टिक टाइम, और हमने ले लिया है 4TL डिवाइड बाय 6। अब देखिए यहां पर हमने वेटेज फैक्टर 1 लिया है, यहां पर भी हमने वेटेज, ये फैक्टर है 1 लिया है, क्योंकि यहां पर जो है एक्टिविटी को कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, इसलिए 1। यहां पर भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी मिनिमम है, इसलिए 1। और यहां पर एक्टिविटी के कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है, इसीलिए मैंने जो वेटेज है वो कितना लिया है, 4 लिया हुआ है। और डिवाइड बाय क्या है, 6, ठीक है। तो डिवाइड बाय 6 के बाद ये एक फॉर्मूला आया है, और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं इससे हम इन 3 टाइम को से एक पर्टिकुलर टाइम निकाल सकते हैं, जिसको हम एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम कहते हैं। और ये जो हमने 1, 4 और 1 जो आगे लगा रखा है, ये हमारा वेटेज टाइम ऑफ एक्टिविटी है, ठीक है। तीनों टाइम को हमने वेटेज दिया, इसको 1 का वेटेज दिया है, इसको 1 का वेटेज दिया है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर मिनिमम है और यहाँ पर मैक्सिमम है प्रोबेबिलिटी, इसलिए हमने इसे 4 दिया है। और डिवाइड बाय क्या है, 6। तो ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। ये जो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम निकालने का है, इससे आप किसी भी एक्टिविटी जिसमें 3 टाइम है उसको आप एक टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये 5, 10 और 15, इसके 3 टाइम है, तो किसी भी इसको 3 टाइम को एक टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो ये देखिए, ये जो मिनिमम वाला ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जो मैक्सिमम वाला है वो पेसिमिस्टिक टाइम, और जो बीच वाला है इसे हम मोस्ट लाइकली टाइम कहते हैं। इन 3 टाइम को अगर मैं एक टाइम में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा वो, ये देखिए मैंने लिखा है 5 फॉर्मूले के हिसाब से ऑप्टिमिस्टिक टाइम, फिर जो बीच वाले को 4 के साथ लिखी है, 4 का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद कितना है, 15 डिवाइडेड बाय 6, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो ये हो गया 15 और 5 हो गया 20, और ये 40 और 20 60, 60 बाय 6 मतलब 10। अगर ये डेज में है तो आपको ये पता चल जाएगा कि 10 days इज द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ दीज एक्टिविटी। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके न्यूमेरिकल में आगे आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। ओके, थैंक यू।